जोहार, जयमुल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले लगभग 1 से डेढ़ साल से देश में लॉकडाउन है, कोरोना महामारी की परिस्थिति है और धीरे-धीरे ये लॉकडाउन उठाया जा रहा है। लॉकडाउन के कितने गंभीर परिणाम हुए हैं, ये सारे देश और दुनिया ने देखे हैं। हर देश की जिन्होंने लॉकडाउन किया, उनकी इकोनॉमी पर उसका बहुत बुरा असर हुआ। भारत की इकोनॉमी भी नेगेटिव में गई थी। 23.9% यानी लगभग -24% भारत की इकोनॉमी हुई थी। ये जब से भारत आज़ाद हुआ है, ये जब से भारत की इकोनॉमी चल रही है, उस इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ है। अभी भी इकोनॉमी जो है पटरी पर नहीं आई है और ये प्रचार भी लगातार मीडिया के द्वारा या जो अ, बीजेपी के विरोधी दल है, उनकी तरफ से भी प्रचार किया गया कि बेरोज़गारी बढ़ी है, देश में मज़दूरों की हालत खराब है, इकोनॉमी पटरी से उतर गई है, महिलाओं की सुरक्षा और ये तमाम मुद्दे जो है, वो बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा हुई, आज भी हो रही है। मज़दूरों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार हुआ या उनकी क्या स्थिति रही, किसान आज 1 साल होने को है, रास्ते पर है। और इन सारी परिस्थितियों में ये कहा जा रहा था कि देश की परिस्थिति या देश की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन इसी माहौल में जब दिवाली अभी 2-4 दिन पहले ही दिवाली का एक त्योहार खत्म हुआ, सारे देश भर के लोगों ने उसे मनाया। उस दिवाली के 8-10 दिनों में ये परिस्थिति बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा जो बताया गया, जो प्रचार हुआ कि इकोनॉमी जो है भारत की नीचे जा रही है या पटरी से उतर गई है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आंकड़े अभी जो आए हैं सामने, वो कुछ अलग कहानी बयाँ कर रहे हैं। और उन्हीं आंकड़ों पर हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर है। मैं उनका एमएन टीवी पर स्वागत करता हूँ, हालाँकि स्वागत करने की ज़रूरत नहीं है, वो एमएन टीवी के मुख्य संपादक हैं। तो इस चर्चा में उनका स्वागत करता हूँ और चर्चा की शुरुआत में ही जैसे काले सर मैंने बताया कि जो प्रचार किया गया कि भारत की जो इकोनॉमी है वो नीचे चली गई है या नेगेटिव में है, अभी भी वो उभरी नहीं है। लेकिन इस दिवाली के 8-10 दिनों में जो खरीदारी हुई और उसके जो आंकड़े सामने आए हैं, वो अलग कहानी कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया संकेत। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर यह चर्चा आपने आयोजित की। गया है कि भारत में कोविड-19 के कारण देश भर में गया था। महामारी का असर जनता के साथ साथ मार्केट पर भी बहुत बड़े पैमाने पर पड़ा था। पूरी तरह से और इन सारी चीजों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी हुआ था और लगातार हम इसके दुष्परिणाम भी देखते रहे। उसकी चर्चा भी हमने अपने चैनलों पर की, हमारे मीडिया पर भी इसके ऊपर काफी सारे कार्यक्रम हमने किए थे। आपने भी अभी अभी बताया कि लगभग नेगेटिव 23.9% का जीडीपी का नेगेटिव ग्रोथ, तो ये लगभग साल सवा साल तक रहा। कोरोना की सेकंड वेव के बाद में जहां जहां उसके जो इम्पैक्ट थे या जो केसेस कम हुए थे, उसके बाद में सेकंड वेव के बाद में मार्केट को धीरे धीरे से खोला गया। जो लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस थे उनको फेज वाइज में हटाया गया और लोगों को जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो उठाए गए, तो मार्केट में लोगों का एक्सेस धीरे धीरे बढ़ता गया। अब लगभग हम ये कह सकते हैं कि 5-6 महीने का समय, तो मार्केट में थोड़ा बहुत जो हलचल दिखाई देती है, खास तौर पर दिवाली का जिसका आपने जिक्र किया, इस पीरियड में एक तरह की तेजी मार्केट में हमको दिखाई दी। इसके पीछे भी एक साइकी भारत की समाज व्यवस्था की है, यहाँ के लोगों की है, क्योंकि ये जो भारत का समाज है या भारतीय लोग है, ये उत्सव प्रिय लोग। और आम धारणा ये होती है कि कोई भी अगर शॉपिंग करनी है, खरीदारी करनी है या कोई बड़ी चीज अगर लेनी है, तो उसके लिए भी लोग जो है त्योहारों का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो ऐसे मानते हैं कि ये त्योहारों पर, शुभ अवसरों पर खरीदी करना जो है उनके लिए अच्छी बात होगी। और मार्केट में काम करने वाले जो बड़ी बड़ी एजेंसियां है ऑनलाइन, या मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग हो या जो लोकल मार्केट का बनिया हुई हो, ऐसे फेस्टिवल्स के दौरान बड़ी बड़ी ऑफर्स भी अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए लगाते। तो इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत जो है तेजी दिखाई देती है।
अब लगभग हम ये कह सकते हैं कि 2 साल से समय हो गया था कि त्योहारों पर एक तरह से पाबंदी लगाई गई थी। अब ये पहली बार दिवाली के समय में थोड़ी छूट मिली, लोगों के पास में पैसा भी आया और उसके आधार पर लोग जो है बड़े पैमाने पर खरीदारी करने के लिए गए। हालांकि ये खरीदारी भी जो हुई ये महानगरों के एरिया में, रूरल एरिया में नहीं। रूरल एरिया में नहीं हुई, क्योंकि रूरल एरिया की अभी भी हर अर्थव्यवस्था जो है या जो लोगों की जो अर्थव्यवस्था है या लोगों की जो आर्थिक सवाल जो है वो अभी तक हल नहीं हुए, वो वही के वही है। मगर महानगरों में इसका कोई मतलब ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। मार्केट की बात अगर आप करें तो कन्फेडरेशन जो है, ये जो रिटेलर जो लोग हैं उनका जो कन्फेडरेशन है, कन्फेडरेशन फॉर ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इसके द्वारा दिवाली का फेस्टिवल खत्म होने के बाद में ये जानकारी दी गई कि इन दिवाली के 8 दिनों के पीरियड में, या हम ये कह सकते हैं कि 8-10 दिनों के पीरियड में लगभग 1.25 लाख करोड़ की खरीदारी हुई जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस स्थिति में देश है, देश की अर्थव्यवस्था है, लगभग 1.5 साल से ज्यादा का महामारी का दौर है, लॉकडाउन है, और उस पीरियड में केवल 10 दिनों में 1.25 लाख करोड़ की खरीदारी इस त्योहार के दरमियान हुई। ये अपने आप में विशेष बात है, क्योंकि जब पैंडेमिक लगाया गया था उससे पहले 2020 में या 19 में अगर हम देखें तो ये आंकड़े बहुत ज्यादा डिफरेंस रखने वाले। 2020 में ये आंकड़ा लगभग 72,000 करोड़ का था। 2019 में इसी कन्फेडरेशन के द्वारा ये कहा गया था कि उस दिवाली के समय में 60,000 करोड़ की खरीदारी हुई थी। यानी पैंडेमिक लागू होने से पहले हम ये कह सकते हैं कि लगभग 60,000 करोड़ की खरीदारी दिवाली के पीरियड में हुई थी। और अब पैंडेमिक खत्म होने के बाद में, या पैंडेमिक तो अभी थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस उसके हटाए गए हैं, तो 2 गुना ज्यादा जो है लोग जो है मार्केट में उतरे, सड़कों पर आए, में गए, ऑनलाइन शॉपिंग की, बाजारों से खरीदारी की, और लगभग 1.25 लाख करोड़ की खरीदारी उस पीरियड में हुई। इतने शॉर्ट पीरियड में अपने आप में कीर्तिमान। अगर उस 1.25 लाख, हाँ जी बोलिए। आपको याद होगा कि अभी अभी कल के 8 तारीख को डीमोनेटाइजेशन को 5 साल पूरे हुए जी। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था उस समय में भी दिवाली का माहौल था, या आगे पीछे दिवाली हुई थी। और उस पीरियड में 2016 में इन्हीं दिवाली के पीरियड में केवल 35,000 करोड़ की खरीदारी हुई थी। तो उससे 3 गुना ज्यादा का जो है, ये हम ये कह सकते हैं कि उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा खरीदारी जो है 5 सालों में बढ़ी। पैंडेमिक का जो असर हमको कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई ये हुआ, तो शहरों में खास तौर पर जो इस देश का जो अमीर तबका है, जो महानगरों में बैठता है, द्वारा ये खरीदारी हुई। वो कौन लोग है? जैसे आपने कहा कि महानगरों में खरीदारी हुई है, रूरल इंडिया में या रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर ये नहीं हुआ है, उस पर हम बात करेंगे कि वो कौन लोग हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो 1.25 लाख करोड़ का आंकड़ा अभी आप बता रहे हैं, उसको अगर हम इलॉबरेट करें कि कौन से क्षेत्र में ज्यादा खरीदारी हुई या कौन से प्रदेश में ज्यादा खरीदारी हुई, तो वो आंकड़े अगर है, उन्होंने ऐसे कुछ आंकड़े दिए हैं, तो वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल। दिवाली की शुरुआत ही धनतेरस से होती है। दिवाली की जो शुरुआत होती है धनतेरस से होती है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो धनतेरस में ये माना जाता है कि सोने की खरीदारी जो है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, शुभ दिन माना जाता है। तो दिवाली के इस शुरुआत के दिन में ही देश में बहुत बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी होती है। आमतौर पर भी जब लोगों के पास पैसा होता है तो लोग सोना खरीदते हैं। शादी के समय में भी बहुत बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी होती है। तो ऑन एन एवरेज भारत में हर साल जो है 100 से 150 टन सोने की खरीदारी होती है देश भर में। कि जितना सोने का आकर्षण भारत की जनता को है, कल तक ये महिलाओं को था, आज तो आप मार्केट में देखते होंगे कि जो जेंट्स है वो भी बड़े बड़े गोल्ड ऑर्नामेंट जो है, चैन है, लॉकेट है, वो गले में डालकर घूमते हैं। बिल्कुल। तो हर साल ऑन एन एवरेज 100 से 150 करोड़ मतलब 150 टन सोना जो है खरीदा जाता है।
इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा स्मगलिंग करके जो सोना आता है वो भारत में आता है। सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि 300 टन से ज्यादा का सोना जो है ये भारत में स्मगलिंग करके लाया जाता है। मार्केट में जो आता है वो तो 100-150 टन होता है, मगर स्मगलिंग करके उससे 2 गुना ज्यादा सोना लाया जाता है। कल परसों के आंकड़े हैं कि लगभग $11 बिलियन का जो सोना है भारत में, सितंबर महीने के आंकड़े, 9 महीने मतलब फर्स्ट जो हमारा जनवरी से सितंबर तक लगभग $11 बिलियन कीमत का जो सोना है भारत में स्मगलिंग करके अब तक लाया गया। इतने बड़े पैमाने पर सोने की जो है चाहत लोगों में है, उसका आकर्षण। और ये जो साल भर में जो सोना खरीदी होता है 100 से 150 टन तक, उसमें भी लगभग उसका 1/3 सोना जो है, लगभग 50 टन सोना जो है ये धनतेरस के दिन खरीदा जाता है। जैसे कॉन्फेडरेशन जो है ऑल इंडिया ट्रेडर्स का, वैसे डायमंड ज्वेलर्स और इसका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा भी इसके आंकड़े घोषित किए गए कि इस बार दिवाली के त्योहार में लगभग 20,000 करोड़ का सोना जो है वो लोगों के द्वारा खरीदा गया। लगभग 50 टन के करीब का ये आंकड़ा है जी। तो इतने बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी इस पीरियड में हुई। तो सोना एक बहुत बड़ी चीज है जिसको खरीदा जाता है। उसके बाद में ऑनलाइन शॉपिंग का एक बड़ा क्रेज जो है लगातार कुछ सालों से भारत में बढ़ रहा है। तो इस 1.25 लाख करोड़ में लगभग 35,000 करोड़ की ऑनलाइन शॉपिंग भी हुई। इसमें सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोबाइल फोन है, जो भी एक्सेसरीज है या जो होम अप्लायंस कपड़े है, हर चीज जो लोगों को ऑनलाइन एक्सेस मिलती है वो खरीदी गई। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 35,000 करोड़ का जो है ये ऑनलाइन शॉपिंग का लगभग 32,000 से लेकर 35,000 तक का जो है ये आंकड़ा आया हुआ है। तो इतने बड़े पैमाने पर खरीदारी। मोबाइल फोन का भी एक बहुत बड़ा मार्केट भारत में बन चुका है। उसका जो टर्नओवर है लगभग 2 लाख करोड़ तक का उसका एनुअल टर्नओवर। तो इस पीरियड में भी बहुत बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन, उसमें भी जो स्मार्टफोन है, फ्लैगशिप रेंज वाले जो फोन है उसको खरीदा जाता है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर एक खरीदारी हुई। मैंने शुरू में भी ये कहा कि खरीदारी का जो सेंटर है ये महानगरों में रहा। जैसे भारत का सबसे बड़ा महानगर जो है, हम ये कहें तो जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली है। दिल्ली जो है देश का सबसे बड़ा धनी स्टेट है, सबसे ज्यादा जीडीपी या सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम रखने वाला स्टेट है। तो उस दिल्ली में इस दिवाली के पीरियड में जो है लगभग 25,000 करोड़ की खरीदारी हुई। यानी 1/5 जो देश भर में जो खरीदारी हुई, ये अकेले दिल्ली में उसका 20% जो है वो खरीदा गया। इसका मतलब ये है कि ये खरीदारी जो है इस देश के अमीर वर्ग जो है, इनके पास पैसा है, महामारी का, लॉकडाउन का जिनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, वही वर्ग इस खरीदारी में शामिल है। बिल्कुल। यहाँ अगर हम बात करें SC ST OBC की, ये तो हो गया कि अमीर वर्ग। इसमें सामाजिक, भारत में जो गरीबी है वो पैसों की वजह से नहीं है, या पैसों से उसे आंकना सही नहीं है। भारत में जो अमीरी गरीबी जो है वो सामाजिक स्तर क्या है, उस व्यक्ति का सामाजिक स्थिति क्या है, उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो आपने कहा कि अमीर लोग हैं उन्होंने खरीदारी की, लेकिन यहाँ SC ST OBC कहाँ है? देखिए, पैंडेमिक का मैंने जैसे आपको बात की कि उसका अर्थव्यवस्था पर सिलेक्टिव परिणाम हुआ। भारत में जो भी पॉलिसी बनती है या बीमारी भी जो है वो भी बहुत ज्यादा, हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेट करती है, क्योंकि बीमारी का, महामारी का जो विक्टिम हुआ वो लोअर स्ट्रेटा का जो क्लास है वो हुआ। और अमीरों पर, खासतौर पर जो भारत का तथाकथित जो उच्च वर्णीय वर्ग है, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। लग्जरी कार्स जो है, जो भारत में एक अमीर वर्गों की एक स्टेटस सिंबल बनी होती है, तो इस पीरियड में अब तक लगभग हम ये कहें कि 9-10 महीनों में लगभग उसका आंकड़ा अगर हम देखें तो लग्जरी कार जो है लगभग 26,000 से 28,000 तक उसके यूनिट खरीदे गए, बेचे गए। मर्सिडीज बेंज जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है जो लग्जरी ब्रांड या लग्जरी कार्स के लिए जानी जाती है, उसके अकेले के 4,000 से ज्यादा के कार्स बेचे गए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मीडिया में खबर आई थी कि अंबानी के द्वारा
अभी अभी मर्सिडीज बेंज की मे बैच नाम का, मतलब मे बैच उन्होंने एक नया एसयूवी मॉडल लाया है, उसको खरीदा गया। मर्सिडीज बेंज के द्वारा ये मे बैच नाम का एक एसयूवी का मॉडल लाया गया जो बहुत ज्यादा कीमती है। उसकी बेसिक रेंज जो है वो 3.5 करोड़ से स्टार्ट होती है। और मर्सिडीज बेंज की ये उम्मीद थी कि इस साल के अंत तक के जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके साल के अंत तक उनके केवल 50 यूनिट चले जाए तो भी बहुत बड़ा बिजनेस वो भारत में कर लेगी। मगर जब उन्होंने उसका लॉन्च किया तो लॉन्च पीरियड में ही उसके 50 यूनिट जो है वो सोल्ड हो गए। तो इसका ये मायना है कि इस महामारी का अमीर वर्ग के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जैसे आपने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन वाली जो बात है, तो उनके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो और ज्यादा लग्जरियस चीजों में खरीदने के काम में लग गए। जैसे अंबानी के द्वारा अभी लंदन में 49 बेडरूम वाला 300 एकड़ वाला जो है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक महल वहां पर खरीदा गया जी, स्टॉक पार्क। तो वो कोई उनके लिए समस्या नहीं रही। अब जैसे आपने ये बात कही कि इसका सामाजिक परिणाम क्या है, कौन वो लोग हैं जो इन चीजों से विक्टिमाइज हुए हैं, तो इसका सीधा सीधा जो है ये है कि इस पैंडेमिक के सबसे वर्स्ट विक्टिम जो है वो SC ST के, बैकवर्ड क्लासेस के, नॉमिनी ट्राइब के लोग थे, माइनॉरिटीज के लोग थे, और महिलाएं, और उसमें भी जो है बच्चियां जो है वो उसके ज्यादा शिकार। उनकी अर्थव्यवस्था, उनका जो सामाजिक स्तर है वो पहले से ज्यादा नीचे धकेला गया, और उनके साथ में ये व्यवहार होता है। अभी कल की बात है, 30 तारीख को, एक 2-4 दिन पहले की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये घोषित किया गया कि जो फूड सब्सिडी दी जाती थी, जो फ्री राशन की बात कही गई थी कि 80 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री राशन देंगे, तो वो फ्री राशन की जो स्कीम है जो प्रधानमंत्री के नाम से बनाई गई थी, या अभी भी वो वर्कआउट हो रही है, ये स्कीम 30 नवंबर को बंद कर दी जाएगी। जी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या मोदी सरकार के आला कमान अधिकारियों के द्वारा इसकी ऑफिशियली घोषणा 4-5 दिन पहले कर दी गई कि 30 नवंबर के बाद में जो फ्री राशन की जो स्कीम थी, जो इस पैंडेमिक के दौरान लागू कर दी गई थी, मार्च 2020 में जब ये लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, तो आपने देखा कि प्रवासी मजदूरों के क्या हाल हुए थे। लोगों को जबरन घर में बिठाया गया था, तो लोगों के खाने पीने की समस्या बहुत बड़ी हुई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि हम लोग जो है पहले चरण में अप्रैल से जून तक सभी को फ्री राशन देंगे, जिनके पास भी राशन कार्ड होगा या नहीं होगा उनको भी जो है वो दिया जाएगा। और इस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी सरकार, बीजेपी ये दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों को हमने इस स्कीम के तहत राशन दिया जी। और वो स्कीम जो है अभी वो ये कह रहे हैं कि हम लोग नवंबर 2021 को इसको बंद कर दें। अब मजे की बात यह है कि ये जो 1.25 लाख करोड़ की खरीदारी जो हुई दिवाली के 8-10 दिनों में, जैसे आपने सवाल पूछा कि इसमें कौन से वर्ग होंगे, तो सरकार ही एक तरफ ये बात कहती है कि 80 करोड़ लोग जो है तो सरकार के राशन पर मेहरबान है, सरकार के राशन पर जिंदा है। अगर सरकार का राशन मिले तो ही वो अपना 2 वक्त के जून की रोटी का जुगाड़ कर सकते हैं। तो ये जो 1.25 लाख करोड़ की खरीदारी में ये 80 करोड़ लोग 80 करोड़ तो ऐसे ही बाहर हो गए जी। अब इसमें बचता जो है ये महानगरों वाला जो अमीर वर्ग है वो, और उसके बाद में जो कर्मचारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, यही एक जो बड़ा हम लोग ये कह सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास जी, वही बचा हुआ है भारत का। अगर हम लोग इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन करके देखें तो मतलब जो वेल्थ है उसका बहुत बड़े पैमाने पर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें डिटेल में इसके आंकड़े दिए गए कि 10% जो भारत का जो आबादी है, जो अमीर तबका है, इस 10% अमीर तबके के पास में लगभग 74.3% प्रॉपर्टी या संपत्ति है। भारत की जो भी वेल्थ है इसमें से लगभग 75% जो वेल्थ है केवल 10% लोगों के हाथों में जी। उसके बाद जो 40% वाला, जैसे आपने कहा कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जो है, ये 40% वाला जो मिडिल क्लास है, जिसमें बड़े पैमाने पर कर्मचारी है, छोटा मोटा व्यापारी है, कोई बिजनेस करता है, या जिसको हम ये कहे कि थोड़ा बहुत जो अपने साधन जुटाकर कोई बिजनेस करने वाला है, ऐसा एक 40% वाला जो वर्ग है, इसके पास में
लगभग 30% के करीब की 29.3% का आंकड़ा है। मोटा मोटी अगर हम लोग हमारे दर्शकों को समझ में आए इसके लिए अगर कहे तो 30% की जो वेल्थ है इनके पास में, यानी भारत के 50% आबादी के पास में लगभग 95% जो है ये वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है। अब इसके बाद बचता है जो नीचे वाला जो 50% तबका है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, नोमैडिक ट्राइब है, माइनॉरिटीज का है, किसान है, मजदूर है। ये 50% वाली जो आबादी है इसके पास में केवल 5% की जो है वेल्थ। इसको आप पर कैपिटा इनकम के साथ में भी जोड़कर देखें, नेशनल एवरेज इनकम के साथ में भी जोड़कर देखें, तो जो भारत का जो नेशनल एवरेज इनकम जो पैंडेमिक से पहले जो हमारे पास आंकड़े हैं, वो लगभग जो आंकड़ा ये कहता है कि 1,13,222 रुपया जो है वो एक भारतीय का ऑन एन एवरेज एनुअल इनकम होता था, एनुअल इनकम पर कैपिटा जिसको हम कहे कि उसका जो है 1,13,222 रुपए के करीब का है, जो मोटा मोटी पकड़ कर चल लीजिए कि 1,15,000 रुपए के करीब है। इसको अगर आप साल के 12 महीनों के साथ में अगर जोड़कर देखें तो ये जो है लगभग 10,000 के करीब आ जाता है। 9-9,500 के ज्यादा होगा, या राउंड फिगर हम लोग पकड़ कर चले तो 10,000 का जो है ऑन एन एवरेज जो है उसका इनकम आ जाता है महीने का जी। अब इसमें भी जो डिस्क्रिमिनेशन की जैसे आपने बात कही, तो ये जो भारत में जो शोषण हुआ है या जो संपत्ति का विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण हुआ है, केंद्रीकरण, इसमें भी जो है कोई अमीरी गरीबी का जो मामला है, जैसे मार्क्स ने कहा था कि मजदूर और कैपिटलिस्ट वगैरह होता है, तो भारत में जो सवर्ण या ऊंचे जाति के लोग हैं, ब्राह्मण बनिया जो लोग हैं, वही कैपिटलिस्ट है, और जाति के आधार पर ही जिनको शोषित करके प्रॉपर्टी लेस किया गया, वही वर्तमान स्थिति में भी वो लोग जो है एससी एसटी बीसी के लोग जो है ये प्रॉपर्टी लेस है। इसमें भी ये खुले तौर पर ये आंकड़े अभी रिसर्च से सामने आए हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब का जो बंदा है या शेड्यूल कास्ट का जो बंदा है उसके, और जो जनरल जो इंडियन सिटीजन है या जो हम लोग कहें कि एक आम नागरिक के तौर पर भी बात करें, तो उनके एवरेज इनकम में भी डिस्क्रिमिनेशन है। शेड्यूल कास्ट का जो आदमी है उसका जो एवरेज इनकम जो है वो जनरल कैटेगरी के आदमी के इनकम से लगभग 23% लेस है, और जो ट्राइब का है उसका तो उसको बहुत ज्यादा विक्टिम है, तो उसका जो आंकड़ा है 34% तक का है। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है ये कास्ट के आधार पर खड़ी की गई है जी। सरकार ये दावा करती है कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके लिए सारी व्यवस्था बना रहे हैं। फूड सब्सिडी का बजट हमने बढ़ाया, लगभग 2,42,000 करोड़ के करीब का फूड सब्सिडी का बजट रखा है। आपको याद होगा कि भारत जो है एक ऐसा देश है जिसने बाकायदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया है, और एक्ट बनाकर ये यहाँ के लोगों को गारंटी दी है कि हम आपको 2 वक्त का खाना देंगे ही देंगे, उसके लिए ये व्यवस्था की है। अभी ये जो जैसे मैंने आपको बात की कि फ्री राशन की स्कीम के तहत, तो सरकार का आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 93,000 करोड़ जो है सरकार ने इस फूड सब्सिडी के लिए खर्च किए। तो ये आंकड़ा ये कहता है कि सरकार ये कहती है कि 80 करोड़ आबादी जो है ये राशन पर जिंदा है, और मार्केट का ये आंकड़ा ये कहता है कि 10 दिनों में 2.25 करोड़ खरीदारी हुई। तो ये दो विभिन्न चेहरे डिस्क्रिमिनेशन के या जो विरोधाभास के जो है हमारे सामने है कि जो अपर लेयर क्लास जो है इसको किसी तरीके से इस पैंडेमिक का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिला, बल्कि इनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी साबित थी। जी बिल्कुल। अभी बीजेपी के जो फेसबुक पेजेस है, बीजेपी के लोगों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जो चलाए जाते हैं, उसमें इस आंकड़े को, जो 2.25 करोड़ रुपए की खरीदारी है, इस आंकड़े को बहुत बड़ा चढ़ाकर या यूं कहे कि इस प्रकार से प्रेजेंट करने की कोशिश हो रही है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया तो उसमें भारत को 101वां स्थान मिला। पिछले साल 94वां स्थान था, अभी 101वां स्थान मिला। तो दुनिया ये मान रही है कि भारत में भुखमरी बढ़ रही है। सरकार इन आंकड़ों के द्वारा, जो 1.25 करोड़ की खरीदारी हुई है, इन आंकड़ों के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
लोग गरीबी की रेखा के नीचे धकेल नहीं दिए जा रहे, लोग भुखमरी के शिकार नहीं हो रहे हैं, बेरोजगारी ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर बेरोजगारी होती तो लोगों के पास पैसा नहीं होता, और अगर पैसा नहीं होता तो इतनी खरीदारी कहाँ से होती। तो ये इस प्रकार का एक नरेशन सेट करने का प्रयास जो है वो बीजेपी के माध्यम से, या यूं कहें कि सरकार के माध्यम से हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये नरेशन जो है बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जैसे हमने अभी तक चर्चा की कि सोना खरीदा जा रहा है, लग्जरी जी, ब्रांड के फ्लैगशिप मोबाइल खरीदे किए जा रहे हैं, आईफोन बेचे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी 50-50 60-60 लाख की कीमतों की कारें खरीदी जा रही है। तो क्या इनका संबंध जो है वो हंगर इंडेक्स में जो लोग शामिल है उनके साथ जोड़ा जा सकता है क्या? हंगर इंडेक्स में 101वां नंबर भारत का आया। ये साबित करता है कि भारत की जो आबादी है, सरकार खुद ही ये आंकड़े कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को 80 राशन करोड़ दिया। लोगों को। जी, अगर 80 करोड़ लोगों को आप खुद ही राशन दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों के पास में राशन खरीदने तक के, गेहूं और पैसे नहीं अनाज है। खरीदने तक के अनाज के पैसे नहीं है। तो वो लोग मार्केट में जाकर कौन सी खरीदारी करेंगे? अब 1 साल का समय हो जाएगा, दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। जी, अब जो किसान इन काले कानूनों के विरोध में लड़ रहा है, उसके साथ जो बचे कुछ साधन थे वो भी सरकार ने छीन लिए। मजदूरों के विरोध में कानून बनाए, तो ना किसान दिवाली मना रहा है, ना मजदूर दिवाली मना रहा है, ना गांव देहात में जो प्रवासी मजदूर पे गए हुए थे उनके पास दिवाली मनाने का कोई कारण नहीं है। तो ये जो सारे सरकार के फैसलों से जो लोग शिकार हुए, उनके ऊपर चर्चा ना हो, इसके लिए इन व्यापारियों के द्वारा खड़े किए गए आंकड़ों की चर्चा सरकार के द्वारा की जा रही। जी, अब डिमोनेटाइजेशन को 5 साल हुए, उसके निगेटिव इंपैक्ट अभी तक मार्केट में है। बिल्कुल। जीएसटी के नेगेटिव इंपैक्ट अभी भी मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो सारा इकोनॉमी जो है, जिसको मॉडिनॉमिक्स के तौर पर इन्होंने सामने लाया, ये इकोनॉमी राष्ट्र को निर्माण करने के काम पर नहीं लगाई गई, तो ये तो राष्ट्र को कमजोर करके उसको तहस नहस करने के काम पर लग गई। जी, अभी जो आपने हंगर इंडेक्स का इसका कहा, जो वर्स्ट लेवल का जो डिस्क्रिमिनेशन है गरीबी का भारत में दिखाई देता है, कि दुनिया ये मानती है कि जो $2 से नीचे कमाता है, 150 रुपए से नीचे जो कमाता है, वो गरीबी रेखा से भी नीचे माना जाता है। बिल्कुल। तो भारत की तो लगभग 30-29 करोड़ की से ज्यादा की आबादी जो है, ये तो पर डे जो है वो 6 रुपए से भी नीचे की कमाने की स्थिति में। तो सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के काम में लगी हुई है। जी, तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और इन सभी गंभीर मुद्दों को छुपाने के लिए, जो वास्तविक आंकड़े हैं उनको छुपाने के लिए, ये सारा सरकार के द्वारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। जैसे मोदी जी बाहर जाकर कहते हैं कि सब कुछ चंगा सी भारत में, तो उसी प्रकार की बयानबाजी या उसी प्रकार का नरेशन सेट करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। जो 1.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोग नहीं है, बल्कि जिन लोगों को पैंडेमिक का फायदा हुआ, सरकार भी ये कह रही थी कि पैंडेमिक को, इस महामारी को हमें अवसर में बदलना है, तो जिन्होंने उसको अवसर में बदला, उन्हीं लोगों ने ये सारी खरीदारी की है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है, किस प्रकार से अडानी की संपत्ति बढ़ रही है, और दुनिया की बिलियनियर्स की जो लिस्ट है, करोड़पति, अरबपतियों की जो लिस्ट है, इसमें भारत से भी कई सारे उद्योगपति जा रहे हैं। हर साल उनकी बढ़ोतरी हो रही है, और हर साल एससी, एसटी, ओबीसी के जो हालात है, आर्थिक परिस्थिति है, वो और गंभीर या बद से बदतर होती जा रही है। तो ये चर्चा हम लोग यहीं पर अभी। संकेत जी, जैसे अभी जी, आपने बात की, तो चर्चा में जो मुद्दा आया उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमारे दर्शकों के लिए जी, भी ये बात जी। बहुत ज्यादा मायने रखेगी। हुँ, पैंडेमिक के पीरियड में अंबानी की संपत्ति जो है वो लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ी, 3-3.25 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ी। घंटे के हिसाब से अगर करें तो 90 करोड़ के हिसाब से उनकी आबादी बढ़ी। वही इस साल में अदानी की जो संपत्ति है, एक दिन में लगभग
1060 करोड़ के करीब के रेशो से वो बढ़ती रही। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर देखेंगे तो हर राज्य के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया है जी। और उस मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उस राज्य में स्किल लेबर हो, सेमी स्किल लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो, उसको मिनिमम वेजेस क्या दिया जाए, उसका एचआरए क्या हो, उसको मंथली पेमेंट कितना हो, इसके लिए सरकार जो है, राज्य सरकार अलग अलग राज्यों में वहां की इकोनॉमी को आधार बनाकर मिनिमम वेजेस एक्ट बनाती है। ऑन एन एवरेज जो है स्किल लेबर हो या अनस्किल लेबर हो, उसका पर डे का जो अगर हम रेशो निकाल कर देखे तो 500 रुपए से ज्यादा का, जैसे महाराष्ट्र जैसे एक बड़ा स्टेट है, या कल परसों केजरीवाल ने भी बात की कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट में बढ़ोतरी की है, तो 300-400 रुपए की महीने के हिसाब से बढ़ोतरी की है, कोई हजारों में उन्होंने मिनिमम वेजेस में बढ़ोतरी नहीं की जी। तो 500 रुपए भी अगर एक मजदूर का हम लोग एक दिन का इनकम अगर देखे तो महीने भर का जो उनका इनकम होगा, अगर 30 दिन भी उसको रोज मिलता है, काम मिलता है, तो उसका महीने का होगा 15,000 रुपए। साल भर अगर वो काम करता है तो साल भर अगर वो काम करेगा तो 12 महीने की उसकी इनकम होगी 1,80,000 रुपए। 10 साल के हो गए 18 लाख, 100 साल के हो गए 1,80,00,000, 1,000 साल के हिसाब से अगर आप करोगे तो कितना हुआ? 18 करोड़। 10,000 साल का अगर आप करोगे तो वो होगा 180 करोड़। अब अंबानी की संपत्ति जो है एक दिन में लगभग 1,060 करोड़ के हिसाब से बढ़ी। हम लोग मोटा मोटी पकड़ कर अडानी की 1,000 करोड़ की अगर पकड़ कर चले तो 10,000 साल अगर कोई मजदूर लगातार काम करे तो वो 10,000 साल काम करने के बाद में 180 करोड़ कमाएगा। तो अंबानी की या अदानी की, मान लो गौतम अदानी की इनकम की एक दिन की बराबरी अगर उसको करनी है तो लगभग 1100 करोड़ के करीब की है, तो 180 करोड़ कमाने के लिए उसको 10,000 साल लगेंगे। तो अदानी के एक दिन की कमाई करने के लिए लगभग उसको 60,000 साल तक काम करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी एक दिन की कमाई की बराबरी करने लायक वो मजदूर बन जाए। मानवीय सभ्यता का इतिहास शुरू होकर भी 6,000 साल नहीं हुए जी। तो जितना लिखित दस्तावेज हमको मिलता है कि भाई सिविलाइज सोसाइटी जो बनी हमारी, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन हो या इससे पहले दुनिया के कहां जो अलग अलग कोने में जो सभ्यताएं मिली, उसका इतिहास भी आज से 6,000 साल या 7,000 साल या 8,000 साल पहले नहीं जाता जी। अगर अंबानी आज या अदानी आज के दुनिया में खड़े हैं तो हम लोग कहां पर खड़े हैं? जो बात आपने पूछी थी कि भाई SC ST BC या ये जो भारत का जो किसान है, मजदूर है, वो कहां पर खड़ा है? तो ये स्टोन एज जो होता था, जो हमने किताबों में पढ़ा था कि आदमी पत्थर का इस्तेमाल करके, अश्मयुग जो था, उस स्टोन एज से भी पीछे हम लोगों को धकेला गया। तो ये मोदी मॉडल है इकोनॉमी का, ये गुजरात मॉडल है, ये मोदी मॉडल है। और ये पैंडेमिक में हुआ है, नॉर्मल सिचुएशन में होता तो कोई अलग बात होती जी। हरून इंडिया ने अभी जो रिपोर्ट दिया उसमें भारत में 1,000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ रखने वाले लोगों की संख्या जो है ये 1,000 से ज्यादा हो गई है। तो चाइना के बाद भारत ही दूसरे नंबर पर है। जी, सबसे ज्यादा अरबपति भारत में है, अरबपति हो रहा है। तो ये जो सारा संकट है, ये इकोनॉमी का जो नया मॉडल जो खड़ा किया गया है, ये इकोनॉमी का मॉडल भारत को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है और पैंडेमिक उसमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बनकर इनके काम में आया, ये बात हम लोगों को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल, हमारे दर्शक उतने सज्ञान है कि जो आंकड़े, जो बातें आपने दर्शकों के सामने रखी है, उन बातों को, उन आंकड़ों को वो समझ सके। और जिन लोगों को इन सभी बातों का कुछ पता नहीं है, उन तक भी वे लोग पहुंचाएंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक जानकारी
आपको हमारी तरफ से एमएन टीवी की तरफ से दी जा रही है। तो हमारे दर्शकों से मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचे, ये जानकारी पहुँचे और एक तरफ जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए ये वीडियो या ये जानकारी काम में आ सकती है क्योंकि जो कथित तौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया चल रहा है भारत में, जिसे आमतौर पर बहुजन समाज के लोग ब्राह्मण बनिया मीडिया कहते हैं। ब्राह्मण बनिया मीडिया के द्वारा आपको ये जानकारी नहीं दी जाएगी, ये केवल बहुजनों का जो मीडिया है, सोशल मीडिया है और खासतौर पर एमएन टीवी इसी प्रकार की नई-नई जानकारी आपके लिए लेकर आता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे दर्शक इसके उसको ग्रहण करें, इसका प्रचार करें, प्रसार करें और इसी के साथ मैं एमएन टीवी के मुख्य संपादक कुमार काले सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उनका फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं और यहीं पर रुकते हैं। आप देखते रहिए एमएन टीवी।